हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू और साथ ही यहाँ पर शाओ दोनों ही वापस आ चुके होते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जिंगशिंग और वेई दोनों से ही हो जाती है। जैसे ही वो इनको देखता है तो वो ये कहने लगा था कि ब्रदर, सब कुछ ठीक ही है। और वो पर्सन जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर आया था वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, हम लोग थोड़े डर गए। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि ब्रदर, फेई कहाँ पर है? ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि तुम परेशान नहीं हो, फेई एकदम ही ठीक है, क्योंकि वो जो पर्सन वहां आए थे वो असल में उसके सीनियर निकले और उन दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। इसी वजह से वो लोग यहाँ से चले गए हैं कुछ वक्त के लिए। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर जिनशिंग, अब लग रहा है कि अब मुझे भी कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी अपने मेडिटेशन के लिए, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस, और अब आप ब्रिज की तरफ चले जाएं और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। और ये कहकर यहाँ पर किन्यू वहां से जा रहा था, तभी जिनशिंग उसका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही कह रहा था कि आप जिस जगह पर जा रहे हो कल्टीवेट करने के लिए, प्लीज याद रखना कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पर बैंडिट्स आते रहते हैं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जब यहाँ पर अपना शाह कह रहा होता है कि ब्रदर, लग रहा है कि वाकई में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीनियर था, लेकिन क्या सच में वो हमारे ब्रदर को हार्म नहीं कर? जिसके बाद वो ये कह रहा था कि वैसे वैसे तो वो यहाँ पर अपने मंकी के साइड से ही बिलोंग करता है, लेकिन सच में मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर वो जो बंदा है वो ठीक ही रहेगा अपने मंकी के साथ। और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि अब तो फिलहाल हमें जियांगलैंड रियल्म के लिए रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी कल्टीवेशन पर भी तो ध्यान देना है। जिसके बाद वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं जियांगलैंड रियल्म के अंदर। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांगलैंड रियल्म के अंदर यहाँ पर दो पर्सन फाइट कर रहे होते हैं, और एक बंदा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ये वही पर्सन होता है, वही मॉन्स्टर है जो कि यहाँ किन्हीं ने लास्ट एपिसोड के अंदर उसे अपने पास रख लिया था, और ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है। जिसके साथ ही उसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, और कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के अंदर मैं अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा है। ये सुनकर यहाँ पर सीनियर कहने लग जाते हैं कि ब्रदर, ब्रदर वो है, मुझे भी आपके साथ काफी मजा आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग डिवाइन रियल्म के अंदर रिटर्न करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर ही जाना होगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बीस्ट फॉर्म के अंदर इतना ज्यादा इंजॉयबल चीजें हो सकती हैं? तभी यहाँ पर मास्टर फू को भी देखते हैं, जो कि यही खड़े हुए थे, और वो यहाँ पर किन्यू के पास आते हैं। तो ये दोनों भी वहां पर किन्यू के पास आ गए थे। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो जो मॉन्स्टर था वो तो देखने में काफी ज्यादा सुधर चुका होता है, और कह रहा होता है कि मास्टर, मैंने जो भी उस वक्त किया प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दे। किन्यू तो ये देखकर चौंक ही जाता है और कह रहा था कि क्या तुम वही अंडरग्राउंड ड्रैगन हो जिससे मेरा सामना हुआ था? ये सुनकर वो ये कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा नाइव हो गया था और इसी वजह से मैंने यहाँ पर इतनी बुरी हरकत की, बट अब से मैं अपना बेस्ट दूंगा मास्टर आपको सर्व करने के लिए। तभी किन्यू से कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब से तुम और वूलान दोनों ही मेरे कंपेनियंस बन के रहोगे, और साथ ही यहाँ पर अब मुझे कुछ और काम भी है। तभी यहाँ पर इतनी देर में श्याओ कह रहा होता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ से निकल के जाना चाहिए। तो फिर किन्यू कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी कोई ओपोनेंट ढूंढने की जरूरत है क्या? तभी वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल भी नहीं अंकल फू तो एकदम ही इनफ है मेरे लिए। और ये कहकर यहाँ पर वो अंकल फू के पीछे लग जाता है, जबकि वो दोनों ही वहां से भाग रहे होते हैं कि भाई साहब, हमारे ऊपर फाइट करके बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वो तो वहां से चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर किन्यू और मास्टर फूबो जो थे वो आपस में यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तभी किन्यू यहाँ पर कहने लगा होता है कि आज मेरे ब्रदर को एक मास्टर उठा कर ले गए उसके साथ कल्टीवेशन करने के लिए, और उन्होंने ये कहा था कि वो शूरासी से बिलोंग करते हैं। आखिर ये शूरासी है क्या चीज? तो मास्टर फूबो उसे कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद आपका सामना इतनी जल्दी इतनी ज्यादा मेजर पावर्स के साथ में होगा। खैर जो भी हो, आपको नहीं पता, लेकिन मास्टर डिवाइन रियल्म जो है वो अब दो मेजर फ्रैक्शन के अंदर बढ़ चुका है। एक तो यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल 8 ग्रेट फैमिली है, जो कि शुरुआत से ही यहाँ पर डिवाइन रियल्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि शूरासी जो है वो भी यहाँ पर काफी पावरफुल पोजीशन को होल्ड करते हैं। इसके अलावा ब्लड डीमन माउंटेन, और साथ ही यहाँ पर 3 मेजर असेंडेंट हैं डुअल डोमेन आइसलैंड के अंदर। और इसके अलावा भी यहाँ पर एक और फोर्स मौजूद है जो कि, और ये सारे के सारे होली एम्परर के इनफ राइवल हैं। लेकिन इन सारों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो शूरा सी ही है, जो कि इनर डिवाइन रियल्म के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सारे ही एम्परर और ग्रेट फैमिलीज जो हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी वजह से शूरा सी के अंदर कोई भी यहाँ पर ट्रबल क्रिएट नहीं करता। और अगर आपके ब्रदर वहां पर चले गए हैं तो फिर ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें ना तो दूसरे लोगों से डरने की जरूरत है, और साथ ही उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी ये रही है। ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि उसके लिए अब ढेर सारे बेनिफिट्स का रास्ता खुल गया है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि
फिर वो ये पूछने लग जाता है कि यहाँ पर लियार और साथ ही उसके फादर के बारे में क्या स्पेकुलेशन फैल रही हैं। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा। तभी यहाँ पर मास्टर फूबो उसे बता रहे होते हैं कि इस जगह का जो टाइम चल रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है। इवन यहाँ पर कोई भी टाइम के रेशियो को कंट्रोल नहीं कर सकता और जो भी पावरफुल एंटिटी इसको कंट्रोल करती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है सारे ही लोगों में। इवन यहाँ पर गॉडली एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि लॉ ऑफ टाइम की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, और अगर आप भी लॉ ऑफ टाइम की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए तो तब तो यहाँ पर आपका उससे मिलना हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप उससे मिल पाएंगे। तभी मास्टर बता रहे होते हैं कि मिस ली जो है वो एक काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इसी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर 8 ग्रेट फैमिलीज में से कोई भी इतनी आसानी से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देगा। साथ ही यहाँ पर अपना किन्यू कह रहा होता है कि अगर मुझे उससे शादी करनी होगी तो फिर उसके लिए मुझे गोल्ड किंग बनना जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी 8 ग्रेट फैमिलीज भी तो इसके लिए कम्पीट करेंगी। साथ ही यहाँ पर किन्यू डिसाइड कर लेता है कि अब तो उसे यहाँ पर एक गोल्ड किंग बनना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी तो काफी वक्त उसे चाहिए होगा, और पूछने लग जाता है कि कितना टाइम लगता है एक गोल्ड किंग बनने के लिए। तो मास्टर फूबो उसे कह रहे होते हैं कि वैसे तो काउंटलेस ईयर लग जाते हैं किसी भी गोल्ड किंग को बनने के लिए, और साथ ही मिलियन ऑफ डिवाइन बीइंग में से सिर्फ एक ऐसा बंदा होता है जो कि सेलेस्टियल गॉड बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड किंग बनना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको गोल्ड किंग बनना है तो फिर उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो किन्यू कह रहा होता है कि ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर मास्टर फूबो उसे बता रहे होते हैं कि काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, अभी तक तो कोई भी गोल्ड किंग बोर्न नहीं हुआ, और मुझे डर है कि शायद इसमें और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तो किन्यू कह रहा होता है तो क्या आप मेरी किसी तरीके से हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सीनियर जू के दिए हुए इस मिटियोर टीयर का भी यूज करूंगा तब भी मुझे काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा यहाँ पर एक गोल्ड रियल्म के अंदर किंग बनने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लियार के फादर इतने वक्त तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर मास्टर फूबो कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, ओल्ड मास्टर ने आपके लिए यहाँ पर इस लेवल को रीच करने के लिए कुछ काफी सारे ट्रीजर्स वगैरह छोड़े हैं। अगर आप उन सारे ट्रीजर का यूज करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आप जल्द ही यहाँ पर इस लेवल को हासिल कर सकते हो। अब वो ये पूछने लग जाते हैं कि अगर आप गोल्ड किंग बन भी गए तभी कि आप लियार की फैमिली का रिकॉग्निशन हासिल कर सकते हो। तभी वो कह रहा होता है कि वैसे तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, जब उन्होंने पहले मेरी मदद की थी और उसी बात से मुझे ये अंदाजा तो हुआ है कि उन्होंने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया है, तो फिर अंकल फू यकीनन मेरी हेल्प करेंगे आगे भी। और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पर इस बात को चूज करने वाला हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी ज्यादा अच्छे लेवल की फॉर्मेशन बनाना सीखना होगा, जिससे कि मैं उस कॉम्पिटिशन में जाकर भाग ले सकूं, और फिर उसके बाद में उसे जरूर से ही जीत जाऊंगा। जिसके बाद हमें 3000 ईयर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किन्यू एक डेडली फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहा था। ये फॉर्मेशन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी, और किन्यू इसे देखकर कह रहा होता है कि इसे प्रैक्टिस करने के लिए मेरा काफी ज्यादा समय चला गया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाए और देखा जाए कि आखिर किस तरीके से काम करती है। जिसके साथ ही किन्यू ये कह रहा होता है कि अब मैंने यहाँ पर अपने एक न्यू साइकिल पाथ को डिस्कवर कर लिया है, जिससे कि वो यहाँ पर अब अपनी आगे की लिमिट्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। और कह रहा होता है कि यहाँ पर तो अब मेरे अटैक्स की पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब मुझे और भी ज्यादा डिवोटेशन के साथ काम करना होगा। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि हाँ, मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ एक क्योटिक स्ट्रॉन्ग ओरा के साथ में कनेक्ट हो चुका है, और साथ ही वो एक ओशियन सर्जिंग स्ट्रॉन्ग क्योटिक एरा को क्रिएट कर रहा है। जिसके साथ ही किन्यू को दिखाया जाता है जो कि पाथ ऑफ एवोल्यूशन को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जिसके क्लो धीरे धीरे करके यहाँ पर बदलने लगे थे, और साथ ही वो पूरे तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और कह रहा था कि लग रहा है कि यही इसका एंड है, और कह रहा होता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, और मैं यहाँ पर एंटायर स्टार स्पेस के अंदर अपने आप को पहले से ज्यादा अच्छे से साबित कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार स्पेस को सक्सेसफुली यहाँ हासिल कर लिया। और अब हमें किन्यू की एक न्यू लुक देखने के लिए मिलती है, जो कि पहले से काफी ज्यादा बेटर नजर आ रही थी। लेकिन अब किन्यू को यहाँ पर अपने नेक्स्ट रियल्म के बारे में सोचना था कि आखिर अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि आगे की जर्नी भी इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसके बाद किन्यू ये कहने लगा था कि वैसे इस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के बाद तो वाकई में मेरे पास काउंटलेस पाथ आ चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन किन्यू ये सोचकर परेशान था कि आखिर उसे अब नेक्स्ट पाथ कौन सा चूज करना चाहिए, और ये कंफ्यूजन उसके दिमाग में भी थी। किन्यू ये कह रहा था कि एवोल्यूशन के लिए ढेर सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा ये सोचना थोड़ा टफ है। साथ ही किन्यू ये भी कहता है कि असल में मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे सडनली यहाँ पर इतनी ज्यादा एनलाइटमेंट जो फील हो रही है, मुझे इसका जल्द से जल्द इस्तेमाल करना होगा। और कहता है कि मुझे यहाँ अल्टीमेट पाथ को ढूंढना है, लेकिन आखिर वो अल्टीमेट पाथ कौन सा हो सकता है। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि वैसे अब मुझे ज्यादा वक्त का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लियार को बचाने के लिए यहाँ पर उसके पास भी तो जाना
लेकिन क्या 1000 ईयर का समय मेरे लिए इनफ रहेगा? ये तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम है। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि खैर सबसे पहले मुझे इस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से मैं इस फॉर्मेशन का यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किन्यू आ चुका होता है एक सूटेबल जगह पर जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन इतनी देर में उसे किसी की आवाज सुनने के लिए मिलती है जो कि वो उससे कहने लग जाती है कि तुम यहीं पर हो। तभी किन्यू कह रहा होता है कि अरे हुआंग जिंगमो तुम, और साथ ही उसे ग्रेट करने लग जाता है ये कहते हुए कि देखो हम एक बार फिर से मिल गए। लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी आकर खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि जब मैं तुमसे उस दिन मिली थी मुझे पता है कि तुम उस दिन पहले ही समझ चुकी थी कि मैं एक वुमेन हूँ, तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि तुमसे इस बात को छुपाने की जरूरत है। और ये कहकर तुरंत ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर लेती एक काफी ब्यूटीफुल सी लेडी ड्रेस के अंदर, जिसकी वजह से वो देखने में काफी सही भी लग रही थी। फिर वो कहने लग जाती है कि अब तुम मुझे हुआंग जिंग कह सकती हो। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि मैं किन्यू, वैसे काफी वक्त हो चुका है जब मैं आपसे पिछली बार मिला था, काफी ज्यादा वक्त बाद हम लोग दोबारा से एक बार फिर मिल रहे हैं और इस पूरे ही वक्त में यहाँ पर वेची सिटी के अंदर मौजूद रहा। आपका क्या ख्याल है, आप कहाँ पर थी? तभी वो कह रही होती है कि वैसे मैं तो यहाँ पर अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए आई हूँ। वैसे उसे यहाँ पर श्वानजिंग माउंटेन का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता, तो फिर मुझे लग रहा है कि शायद वो वेची सिटी के पास ही कहीं ना कहीं होगा। अभी लोग ऐसे ही अपना रास्ता तय करते हुए जा रहे थे जहाँ पर इन्हें काफी वक्त लगता है अपने फाइनल रास्ते को ढूंढने के लिए, और इसी वजह से यहाँ दोनों का अच्छा खासा वक्त भी स्पेंड हुआ था। दोनों का साथ में ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे के साथ, लेकिन अब वक्त आ चुका था। तभी हुआंग जिंग कह रही होती है कि अब मुझे यहाँ से दूसरी डायरेक्शन के लिए निकलना है, तो फिर तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? तभी वो कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ ब्लैक ड्रैगन पूल के पास जाना है, तो फिर मैं तो वहीं जाऊंगा। और कह रहा होता है कि मैं तो साउथ की तरफ जा रहा हूँ अपनी कल्टिवेशन प्लेस को ढूंढने के लिए। तो ये सुनकर वो तो हमारा फेयरवेल कहने का वक्त आ ही चुका है एक दूसरे से, और तुरंत ही वहां से जा रही थी फ्लाई करते हुए। फिर कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगी कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ब्लैक ड्रैगन पूल है वो साउथ की तरफ है और यहाँ पर ही काफी खतरनाक जगह भी है, तो प्लीज थोड़ा केयरफुल ही रहना। और कह रही थी कि किन्यू, उम्मीद करूंगी कि हम लोग जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। जिसके बाद किन्यू भी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पूल के लिए निकल जाता है। जैसे ही किन्यू इस जगह पर आता है तो वो डिस्कवर करता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और साथ यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लेस भी रहेगी। तो फिर किन्यू यहाँ पर रास्ते में आगे बढ़ने लगा होता है। अल्टीमेटली आगे उसे एक अच्छी जगह मिलती है और एक खूबसूरत जगह उसे बहुत ज्यादा प्यारी भी लग रही थी। फिर वो कह रहा होता है कि अंकल फू, तो वो तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं। फिर किन्यू कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट करने वाला हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक ड्रैगन पूल के बैंडिट्स हैं वो जरूर से ही आएंगे और फिर तभी मैं यहाँ पर उसे अच्छे से टेस्ट भी कर पाऊंगा। ये सुनकर मिस्टर फू कह रहे थे कि हाँ सही है, लेकिन इस फॉर्मेशन को टेस्ट करने से पहले आप प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। जिसके बाद वो कह रहे थे कि ठीक है आप बताइए। तो किन्यू को वो लेकर एक स्क्रोल देता है और कह रहा था कि ये जो आइटम है वो ओल्ड मास्टर के द्वारा ही छोड़ा गया था और ये वो फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप फर्स्ट रियल्म के अंदर एंटर कर सकते हो। तभी यहाँ पर किन्यू से देखकर कह रहा होता है कि क्या किसी तरीके का वेपन है? तभी वो कह रहा होता है कि नहीं, आप इस स्क्रोल को देख सकते हो, इसके अंदर एक मैसेज है। जिसके बाद वो स्क्रोल को ओपन करता है तो उसके अंदर से काफी लाइट रिलीज होती है और आसपास काफी एनर्जी भी रिलीज होने लगी थी। तभी यहाँ पर किन्यू एक अलग जगह पर आता है और उसे यहाँ पर ओल्ड मास्टर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे और कह रहा होता है कि सीनियर चेहुओ आप यहाँ पर आ गए हैं। तभी उनका होलोग्राम कह रहा होता है कि मेरे सक्सेसर, जब तुम इस स्क्रोल को हासिल करोगे तब यहाँ पर तुम एक सर्टेन लेवल की फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग को समझ चुके होगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहूंगा। फॉर्मेशन का ये जो ओशन है वो बाउंडलेस है और इसके अंदर ढेर सारी फॉर्मेशन तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही इसका जो अल्टीमेट नेचर है वो अननोन रहा है और उसको एक स्क्रोल दिखाते हैं जो कि काफी भागों में बटा हुआ था। वो कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो डिवाइन फॉर्मेशन होती है वो 3 रियल्म के अंदर डिवाइडेड है, ऐसा बाकी सारे लोगों का मानना है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक ऊपरी बात है, जबकि मुझे लगता है कि इसके 8 लेवल हो सकते हैं। साथ ही वो यहाँ पर एक स्क्रोल किन्यू की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो फिर बाकी सारे भी धीरे धीरे करके किन्यू की तरफ ही आने लगे थे। अब वो उससे कह रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर इस 900 स्क्रोल ऑफ फॉर्मेशन को देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर समझ में आएगा कि इसके अंदर सारी फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन है। फिर सेकंड लेवल पर अगर तुम देखो तो फिर इसके अंदर हॉल के अंदर एंटर करने के लिए कुछ एंट्री लेवल वाली फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड लेवल पर जो फॉर्मेशन है उसके थ्रू तुम यहाँ पर अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे। फिर फोर्थ लेवल पर जो आती है उसके बाद तुम एक मास्टर कंसीडर कर लिए जाओगे कि न्यू उन सारी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा होता है। जबकि यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि मैंने भी यहाँ पर काफी सारे आर्टिफैक्ट को रिफाइन किया है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर कोई भी आर्टिफैक्ट को यहाँ रिफाइन करना चाहते हो तो फिर तुम इनकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एटलीस्ट तुम यहाँ पर फिफ्थ लेवल की फॉर्मेशन को समझना शुरू करो। जिसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि एंटायर डिवाइन रियल्म के अंदर काफी सारी ऐसी फिफ्थ लेवल की फॉर्मेशन है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इन फॉर्मेशन को सेटअप नहीं कर सकते, सिर्फ जो 6 लेवल की फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं वो ही यहाँ पर एक्सीड कर सकते हैं आगे। वैसे तो मेरे जानने में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से सीख पाया हो या फिर उसे आराम से सेटअप कर ले। अब रही बात 7 एंड 8 फॉर्मेशन की, तो फिर वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं चियो मो सिर्फ एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि इन फॉर्मेशन को
सेटअप कर सकता हूँ। अभी केन्यू जैसे ही सुनता तो वो कह रहा था कि इंडीड आप वाकई में नंबर वन फॉर्मेशन मास्टर हो, जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि वाकई में ये चीज तो मानने वाली है। वेल, तभी मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और थर्ड लेवल की फॉर्मेशन के स्क्रोल हैं, और तभी यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि 3 और 4th लेवल के फॉर्मेशन स्क्रोल भी यहाँ पर मौजूद है। 12 जो है वो 15 लेवल की फॉर्मेशन के लिए स्क्रोल मौजूद है। इसके अलावा 98 6 लेवल की फॉर्मेशन के लिए हमने स्क्रोल रखे हैं। अब इतने सारे स्क्रोल्स किन्यू को यहाँ पर प्रैक्टिस करने थे, और साथ ही यहाँ पर अब जो 8 स्क्रोल था वो यहाँ पर किन्यू के सामने आता है, तो वो तो देखने में काफी सिंपलर लग रहा था। किन्यू कह रहा होता है कि ये तो सिर्फ 3 फॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड है, जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है तो फिर इसके थ्रू क्या मैं यहाँ पर 7th लो लेवल फॉर्मेशन को यहाँ पर समझ सकता हूँ, क्या ये इतनी सिंपल है? तभी यहाँ पर मास्टर कहने लगे होते हैं कि मुझे पता था कि तुम इसके बारे में जरूर से ही कहोगे, लेकिन असल बात यह कि बाकी सारी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसके कंपैरिजन में, तो इसी वजह से मैंने चाहता था कि इसके अंदर ज्यादा फंस हो और मैंने इसे ऐसे ही रखा है। जिसके साथ ही वो उसे आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रहे थे कि असल में ये फॉर्मेशन जो है जब तुम बाकी सारी फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही काफी सिंपलर बनती जाएगी। मेरे दिल के अंदर यहाँ पर 8 लेवल की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कोई एंड नहीं है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। और इसके अलावा भी 9th और 10th लेवल की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये मेरा बुरा लक है कि मैं इसके अलावा अब ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि तो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड नॉलेज उसको मिली है। फिर वो कह रहे थे कि असल में 8 लेवल की फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली एंड नहीं है। जिसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि मेरे सक्सेसर, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी यहाँ पर मेरे नाम को आगे लेकर जाओगे और आगे भी नॉलेज को फर्दर सीख करोगे। जिसके साथ ही वो वहां से गायब हो जाते हैं, और किन्यू कह रहा था कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी चीज हो गई। तभी वो कह रहे थे कि आपने सिर्फ 20,000 ईयर के अंदर बहुत ही अच्छे से इस थर्ड लेवल की फॉर्मेशन को तो सीख लिया है, और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी यहाँ पर इन सारी चीजों को सीखोगे। तभी केन्यू यहाँ पर अब उस डेडली फॉर्मेशन को बिछाने वाला था, जो कि अभी उसने रिसेंटली ही सीखी है, क्योंकि उसको टेस्ट करना भी तो बाकी है कि न्यूज का इस्तेमाल करके यहाँ पर मिनी माउंटेन के अंदर चारों ही तरफ उसको फैला देता है। रात के समय देखते हैं कि 2 पर्सन जो थे वो बैंडिट्स होते हैं, और वो यहाँ पर कुछ पहरेदारी करने के लिए आए हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि वैसे यहाँ पर अपना विलेज जो है वो काफी ज्यादा प्रोस्पर हो रहा है, लेकिन सडनली उनकी बातचीत के दौरान ही यहाँ पर कोई तो चीज आकर उनके ऊपर हमला करती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो वो इसे इग्नोर ही करते हैं और आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लॉर्ड शियोंग के बारे में बात करने लग जाते हैं कि लियू कियांग के द्वारा यहाँ पर लॉर्ड शियोंग जो है वो सबसे ज्यादा फेवर किए गए हैं, और इसी वजह से उनके आगे कोई भी बोल नहीं पाता। अब वो लोग आगे बढ़ते हुए कि स्टोन को डिस्कवर करते हैं, और इसे देखकर वो चौंक चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो इस फॉरेस्ट के अंदर एंटर करे थे तब ये स्टोन वहां पर था, और एक बार फिर से ये लोग उसी जगह पर आकर कैसे खड़े हो गए, क्या ये कोई इल्यूशन है? तभी दूसरा बंदा आगे आता है तो उसे वहां पर उसके पास एक स्नेक देखने के लिए मिलता है। ये देखकर तो वो घबरा जाता है, और दोनों ही भागते भागते वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो भागते लगातार वो उस स्टोन के पास आकर रुकते और कह रहे थे कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पूल के अंदर आके इतना ज्यादा बड़ा कांड करने की। जैसे जैसे लीव्स वगैरह या फिर कुछ भी यहाँ पर गिरता तो वो ऑटोमेटिकली स्नेक्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता, और इसी वजह से इन लोगों को काफी डर लग रहा था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक डिसाइबल भागता हुआ आता है और कह रहा था कि लॉर्ड शियोंग है यहाँ पर हमारे 6 टीम मेंबर्स जो है वो मिसिंग है साउथ की तरफ से, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी दूसरा पर्सन भी भागता हुआ आ रहा था और कह रहा था कि साउथ के अंदर किसी ने यहाँ पर हमारा जो माउंटेन है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, और वो यहाँ की ओस क्रिएट कर रहा है। ये सुनकर लॉर्ड शियोंग काफी भड़क जाता है कि आखिर उसकी जगह पर कौन ऐसा कर सकता है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था। अब हमें ब्लैक ड्रैगन पूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शियोंग खड़ा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या करना है। तभी एक लेडी वहां आ रही थी और कह रही होती है कि आप इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो ब्रदर, मैंने सुना है कि लियो शुए यहाँ पर उसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर है, क्यों ना हम उसको इन्वाइट कर ले, वो यहाँ पर काफी अच्छे से हमारी हेल्प कर सकता है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि लियो शुए वहां पर आ जाता है और कह रहा था कि मैं तो आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ, और वो वहां पर गोंगसंग जिन नाम के एक बंदे को बुलाता है। गोंगसंग जिन ऑलरेडी रेडी था और कह रहा होता है कि मैं आपकी मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहूंगा। और ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर उसी मिनी माउंटेन के पास, जहाँ पर वो बंदा अपनी पावर का यूज करते हुए सेंस कर लेता है कि यहाँ इंडीड किसी ने एक फॉर्मेशन बिछा रखी है। तभी यहाँ पर वो एक पर्सन को आगे बुलाता है और कह रहा था कि तुम यहाँ इसके अंदर जाओ और जाकर 10 स्टेप्स तक आगे जाना, फिर उसके बाद वापस आ जाना। और साथ ही एक रोप भी उसकी बेली से बांध देता है, क्योंकि वो उसे वापस खींच लेंगे। नेचुरली वो बंदा डर रहा होता है। फिर जैसे ही गोंगसन उसको गुस्से से देखता है तो वो कह रहा था कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके डरते डरते वो उसके अंदर चला ही जाता है। किन्यू भी खड़ा हुआ था और साथ ही वो ये कह रहा होता है कि ये इतने भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर नहीं है जो कि यहाँ पर आए हैं क्योस क्रिएट करने के लिए। और किन्यू कह रहा होता है कि अब जब यहाँ आ चुके हो तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा, और यहाँ पर अपने हेवनली स्टोन्स का यूज करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरा लड़का जो कि यहाँ पर अपनी 10 स्टेप को काउंट कर चुका होता है डरते हुए, और जैसे उसके 10
स्टेप काउंट हो चुके थे और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे वापस ले लो, 10 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन वो देखता है कि उसकी रोप तो टूट चुकी है और वो भागते हुए वहां से निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि बाहर रोप अधूरी ही आई थी। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और कह रहा था कि लग रहा है कि एक इल्यूजन फॉर्मेशन है। इसे देखकर गोंगसन कह रहा होता है कि हाँ, ये फॉर्मेशन इंडीड पावरफुल है, लेकिन बैक देन मुझे यहाँ पर इस डिवाइन रियल फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पढ़ने का मौका मिला था, और जब मैं उस फॉर्मेशन को पढ़ पाया था मुझे पता चला कि आखिर इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंट इनफ था, लेकिन किन्यू उसी वक्त यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन चारों ही तरफ बिछा देता है, जिससे कि सारे के सारे उस पूरी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके थे और सभी इसके अंदर फंस के बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि सभी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उससे बाहर निकलने की, लेकिन अपनी अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और हार के वहीं पर निराश होकर बैठ जाते हैं। जबकि गोंगसन को देखते हैं जहां पर उसके साथी कह रहा होता है कि आप यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, तो वो 3 तिलिस्मान को निकाल लेता है और उनका यूज करते हुए अपनी पावर को जैसे उनके अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो यहाँ एक जगह पर जाकर क्रैक डालने लगा था। लेकिन अब यहाँ पर वो देखता है कि क्रैक डालने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से किन्यू इस फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसके बाद तो अब यहाँ पर कुछ स्टोन्स भी आ जाते हैं किन्यू के पूरे कब्जे में, और किन्यू अब इन स्टोन्स को फेंकना शुरू करता है इन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से इनका ध्यान स्टोन्स के ऊपर चला जाता है। जबकि यहाँ पर ये बंदा काफी आराम से एक बड़े ह्यूज स्टोन को काट भी देता है। गोंगसन के आगे भी एक स्टोन आ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान फॉर्मेशन में होता है, तो वो इसे यहाँ पर रोक नहीं सकता था। उसी वक्त उसका साथी आकर उस स्टोन को हटाता है और कह रहा था कि ब्रदर गोंगसन प्लीज जल्दी करो। गोंगसन उसकी बात मानते हुए यहाँ पर वापस से आगे जाता है सारे स्टोन से बचते बचाते, और इस बार वो यहाँ पर अपनी एक और पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करता है, जो कि इस जगह पर जाती भी है। लेकिन ये इल्यूजन फॉर्मेशन इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि वो कुछ भी नहीं करता, जिसके साथ ही वो कह रहा था कि पर्सन वाकई में फॉर्मेशन में अच्छा है, फर्स्ट रियल्म को वो हासिल कर चुका, इस वजह से तो वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर रहा है। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, वो अपने हाथ पे कट लगाता है और अपनी ब्लड ऑफ डिवाइन बीइंग गाइड का यूज करते हुए एक और तिलिस्मान का यहाँ पर यूज करता है। वो उसमें से काफी तिलिस्मान को क्रिएट करता है, और इस बार जब ये ब्लड वाले तिलिस्मान ऊपर जाके इस फॉर्मेशन से टकराते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन धीरे धीरे करके पूरे ही तरीके से ब्रेक करने लग जाती है। लास्ट में वो एक और तिलिस्मान लगा देता है, जिसके बाद अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और अब वो फॉर्मेशन वहां पर टूट जाती है। जिसके बाद सारे लोग गोंगसन की तारीफ करने लगे थे, और वो कह रहा होता है कि अब हमें लॉर्ड शियोंग हेई के पास जाना चाहिए, उसको बताने के लिए कि आपने कितना अच्छा महान काम किया है। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि हाँ चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। अब जैसे ही वो कह रहा होता है कि चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं, तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से उनके सामने इल्यूजन आ चुका था, जिसे देखकर गोंगसन नहीं डर रहा था और कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम देखो मैं इसे कैसे ब्रेक करता हूँ। लेकिन इस बार जब वो इसे ब्रेक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी, उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक फायर निकल रही होती है और गोंगसन उसकी चपेट में आके ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। अब जैसे ये लोग देखते हैं कि गोंगसन जो कि इतना पावरफुल है, उसे अपनी पावर का यूज करने तक का मौका नहीं मिला और वो यहाँ पर डेड हो चुका है, तो सभी भागने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हमें लॉर्ड शियोंग हेई को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन एक एक करके सभी उस फायर की चपेट में आते जा रहे थे। किन्यू इसे देखकर कह रहा होता है कि 3rd लेवल की किलिंग फॉर्मेशन की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलो खैर मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श देता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर तुम कितने एक्सपर्ट्स और लेकर आ सकते हो। सो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।